नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे यूके ट्रिपल एस सी का फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर। मॉडल पेपर था, मॉडल पेपर फर्स्ट है। और इससे पहले मैं बायोलॉजी डिस्कस कर चुका हूँ। अब आते हैं आपके केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इसमें आपको 15 क्वेश्चन दिखेंगे। वैसे मैंने बताया था कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का जो पेपर होगा उसमें साइंस पूछी जाएगी 100 नंबर की। ठीक है ना, 2 घंटे मिलेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी मुझे लग रहे हैं लेवल पे होंगे। तो जितना ज़्यादा आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा एनालाइज कर सकते हो, उतना बेहतर होगा अभी से। और जब आपका बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा पेपर 10-15 दिन पहले, उसके बाद ही आप बोल सकते हैं वन लाइनर हो गए, या आपके जो कौन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टिक मारर किया, इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए आप एनालाइज पे ज़्यादा ध्यान दें, उनके बारे में समझने की पूरी कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसेस टाइप ऑफ द साइकिल। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन सा है। फॉस्फोरस नहीं होता, फॉस्फोरस गैस फॉर्म में नहीं होता। सारी साइकिल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो कार्बन साइकिल हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, फॉस्फोरस साइकिल हो या ऑक्सीजन साइकिल हो। इससे पहले जो बायोलॉजी का मैंने 15 क्वेश्चन कराया था उसमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो फॉस्फोरस साइकिल के बारे में लिखा है, बायोकेमिकल आपकी साइकिल होती है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फॉस्फोरस थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। अब ये लिथोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और बायोस्फीयर, तीनों में क्या करता है आपका कनेक्ट करता है। लिथोस्फीयर होता है जो आपकी कौन होती है, भूमि होती है। हाइड्रोस्फीयर जो होता है आपका वो पानी होता है। और बायोस्फीयर आप जानते हैं चारों तरफ जो आपको देखने को मिलता है। देयर इज अ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फॉस्फोरस साइकिल होती है। इट इज एसेंशियल एलिमेंट इन द सेल डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट अ गैसेस टाइप ऑफ द साइकिल। तो याद कर लेना कि गैसेस टाइप की नहीं होती है आपकी फॉस्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल की अगर बात करें, इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द बायोकेमिकल। ये भी बायोकेमिकल है आपके। इट इज़ मेन एलिमेंट इज कार्बन, आपको जैसे पता लग ही रहा है नाम से। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द कार्बन एंड द हाउ इट इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड इन द बायोस्फीयर। फोटोसिंथेसिस, डीकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन, द कंबंशन आर द मेजर 4 स्टेप्स ऑफ द कार्बन साइकिल। आगे लिखा हुआ है नाइट्रोजन साइकिल। तो ये भी बायोकेमिकल है। नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है आपका मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स में, और थ्रू द बायोलॉजिकल एंड द फिजिकल प्रोसेस द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन टेक्स प्लेस। अब सबसे पहले प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है। 3 मेजर स्टेप्स में आपकी नाइट्रोजन साइकिल खत्म होती है। वही बात करें ऑक्सीजन साइकिल की, तो ये भी बायोकेमिकल है आपकी। और इसमें देखने को मिलता है ट्रांजिशन प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स बिटवीन द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दिस हैपन थ्रू द रेडॉक्स रिएक्शन होती है आपकी। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले कार्बन साइकिल है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका किस में, एटमॉस्फेयर में। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पेड़ लेते हैं। फिर ठीक है, डिकेइंग होते हैं जब ऑर्गेनिज्म ये आपके खत्म होते हैं तो डेड ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं। उसी तरीके से जो एनिमल रेस्पिरेशन होता है, तो एनिमल रेस्पिरेशन किसका करते हैं, ऑक्सीजन का करते हैं, पर छोड़ते हैं किसको, CO2 को ही छोड़ते हैं। तो जब ये क्या होते हैं, डिके हो जाते हैं, जैसे आपका डिकेइंग हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो डेड ऑर्गेनिज्म एंड द वाटर प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है आपका। ठीक है ना। और नीचे की तरफ जो बनता है वो बनता है आपका फॉसिल या फॉसिल फ्यूल्स बनता है। आपने देखा होगा कि पानी के अंदर या समुद्रों के अंदर आपने देखा होगा नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जहाँ पर नेचुरल गैस होती है, या आप मान के चलिए जहाँ पर आपके क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसके ऊपर हमेशा नेचुरल गैस तैरती रहती है। बनती किसकी, इन्हीं की बनती है। जो आपके कौन से होते हैं, प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं। तो जब ये आपका डिके कर जाते हैं, मर जाते हैं, अब जैसे एनिमल्स कहाँ पे, तो जो आपके मरीन एनिमल्स होते हैं, तो जब ये मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो कई लाखों सालों बाद, हजारों सालों बाद, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं आपके, बोलते हैं ये आपका किस में चेंज हो जाते हैं, आपका फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है किस में, आपका फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। और फैक्ट्रीज में आप जानते हैं फिर से CO2 का एमिशन होता है। तो ये चलती है आपकी CO2 साइकिल। बहुत ही आसान है समझना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन साइकिल। ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना। अब इसमें भी आपके प्लांट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपका उल्टा चलता है इसमें। क्योंकि देखो फोटो से जैसे सनलाइट है, सनलाइट से क्या एनिमल जो होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को। सिंपल सी बात है, पहले एनिमल्स आपका क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और ब्रीथ आउट करते हैं किसको, CO2 को। तो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन किया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, ब्रीथ आउट किया। प्लांट्स ने उसे सनलाइट में, क्योंकि सनलाइट में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये पूरी आपकी क्या बन जाती है, चेंज बन जाती है। बहुत ही आसान है, ठीक है ना। कार्बन की हो गई और किसकी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की हो गई, यानी कार्बन साइकिल हो गई, ऑक्सीजन साइकिल। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तीसरे पे आती है आपकी फॉस्फोरस साइकिल। और मेनली जो ये होता है आपका लिथोस्फीयर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कई सारी आपको देखने को मिल रही होगी ऑर्गेनिक फॉस्फोरस देखने को मिल रही होगी, माइक्रोबियल प्लांट
रेसिड्यूज, आपका ह्यूमस देखने को मिल रहा होगा, सॉल्युबल पी देखने को H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 3 नेगेटिव ये देखने को, डेजोल्यूशन प्रोसेस, पर्सिपिटेशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, डी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। थोड़ा फॉस्फोरस साइकिल थोड़ा ट्रिकी होती है समझनी। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं आपका इनपुट टू सॉइल होते हैं, ये वाले, ये आपके इनपुट टू सॉइल है, पहले कंपोनेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स से सारे आपके जो ग्रीन कलर में, और इनपुट टू सॉइल्स आपके देख रहे होंगे तो एनिमल मैन्योर्स एंड द बायोसॉलिड्स हो गए, प्लांट रेसिड्यू हो गए, आपके एटमॉस्फेरिक डिपोजिशंस हो गए, या मिनरल फर्टिलाइजर्स हो गए, और लॉस फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो होता है आपका फॉस्फोरस साइकिल जो बनती है वो सॉइल से ज़्यादा बनती है, मतलब इसका जो कनेक्शन होता है ज़्यादातर किससे होता है, मिट्टी से होता है। तो ये आप याद रख लेना। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बता दिया था मैंने। क्या होता है आपका, नाइट्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसमें काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं आपका अमोनिया और अमोनियम में चेंज कर देते हैं, मतलब आपका नाइट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज होते हैं। फिर आपको कौन सा आते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया आते हैं, जो क्या करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट को फिर से चेंज कर देते हैं किस में, N2 में, मतलब नाइट्रोजन में, उसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो तीन ही प्रोसेस आपकी चलती है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन और फिर डीनाइट्रिफिकेशन, और नाइट्रोजन साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मेटलॉइड इन द ग्रुप 13 इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये बोरॉन है, बोरॉन का आप जानते हैं कितना होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो ये ग्रुप 13 में आता है आपका, और उसे बोरोन ग्रुप ही बोलते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट उसका बोरोन ही होता है। मेटलॉइड्स होते हैं जो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल भी और नॉन मेटल भी। तो पढ़ लेते हैं। बोरॉन इज द ओनली मेटलॉइड इन द ग्रुप 13 इन द पीरियोडिक टेबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बोरॉन फैमिली, बोरॉन ग्रुप। देयर आर द 6 एलिमेंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड द अनट्रियम। ऑल दीज एलिमेंट्स हैव द 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, ठीक है ना। बोरॉन इज द मेटलॉइड एंड हैज़ 3 कैसे होते हैं, तो जैसे 5 है तो 1s2 2s2 और 2p1 इस तरीके से बन जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसमें कितना हो रहा है आपका, जो सेकंड वाला है, क्योंकि पहले तो 2 होता है, फिर 8 तो है नहीं, तो उसमें 5 ही सॉरी उसमें 3 ही बन पाते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होती है आपकी। अच्छा आगे लिखा हुआ है एक चीज़ और है कि ज़्यादातर जो आपके मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स का अगर कभी भी देखना होगा तो उनका जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें 4 से कम होते हैं हमेशा आपके, ठीक है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स। और जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा डोनर होते हैं। क्या होता है, डोनर होते हैं, मतलब ये डोनर होते हैं तो ये अपने पे पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। तो लिखा हुआ हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन बोथ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर ऑफ द बोरॉन 5, एटॉमिक मास होता है 10.811 म्यू, ठीक है ना, 10 मान के चले आप मोटा मोटी। यूजेस ऑफ द बोरॉन ट्रीटिंग द आर्थराइटिस, मतलब ये आपके जो क्या होती हैं, जो आपकी हड्डियाँ होती हैं उससे रिलेटेड होता है, और एंड द सप्लीमेंट की तरह भी नहीं यूज़ किया जाता है। तो ये आपकी क्या पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन जो होता है नॉन मेटल होता है, याद रखना, पर बिहेव करता है कभी कभी मेटल्स की तरह। उसके बाद आपके नीचे की तरफ चलते हैं तो ये आपके क्या आते हैं ग्रुप। तो टोटल मिला के ग्रुप कितने होते हैं, तो टोटल मिला के ग्रुप कितने, 7 ग्रुप कितने, 7। और पीरियड की अगर बात करूँ तो सॉरी मैं गलत बोल गया यार, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड आपको देखने को मिलेंगे 7, और अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं तो ग्रुप्स कितने होंगे आपके 18। और टोटल एलिमेंट ये आपके जो हेनरी मोज़ले थे, हेनरी मोज़ले एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो दी थी, और मात्र 27-28 साल की उम्र में क्या हो गया था, इनका देहांत हो गया था। ये 19th सेंचुरी के थे आपके, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो हेनरी मोज़ले की थी 118 एलिमेंट्स का स्टडी किया था इन्होंने। अच्छा तो नॉन मेटल हो गया आपका हाइड्रोजन। उसके बाद जो आपका फर्स्ट ग्रुप आता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ग्रुप आता है तो उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आते हैं, और ये होते हैं आपके एल्कली मेटल्स। उसके बाद जो बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम आता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये सारे आपके कैसे होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, पर कैसे, अर्थ एल्कली मेटल्स होते हैं। बीच में जो आपको दिख रहे होंगे वो दिख रहे हैं ट्रांजिशनल मेटल्स। बात समझ में आ गई। उसके बाद जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको लेथेनाइट्स, ये नीचे की तरफ होती है। इन्हें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसी के हिसाब से देखा जाता है, जो एफ के एफ ब्लॉक के होते हैं। एफ ब्लॉक की खासियत होती है, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो पूरी तरीके से फिक्स नहीं होती। और फिर जो दिखा रहा है वो दूसरा दिखा रहा है आपका एस्टिनाइड, ये इसको दिखा रहा है। उसके बाद जो दिखा रहा है वो मेटलॉइड्स को दिखा रहा है। तो ये देख लीजिए अपने ग्रुप में सिर्फ बोरोन ही क्या होता है, मेटलॉइड होता है। अगर जो आपका ग्रुप 13 है
आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13वां ग्रुप बोरॉन ग्रुप। 13th में केवल आपका मेटलॉइड एक ही है, बाकी अगर देखेंगे तो वो आपके पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल्स हैं। अगर आप कार्बन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो देखने को मिलेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से नाइट्रोजन में जाएंगे तो आपको आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों देखने को मिलेंगे। वहीं आगे ऑक्सीजन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेलेरियम और कौन सा देखने को मिलेगा, पोलोनियम, ये दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये होते हैं आपके जो ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये मेटलॉइड्स हैं आपके। ठीक है ना, बाद में आते हैं आपके, तो मैंने बता दिया, बाद में आते हैं आपके जैसे ये भी नॉन मेटल्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आपका हो गया, और आपका सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सारे आपके क्या नॉन मेटल्स हैं। अगर आगे की तरफ चलेंगे तो ये आपको हैलोजन दिखेंगे, जिसमें आपका कौन सा आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, और एंटी आई थिंक एंटीमनी लिखा होगा, एक सेकंड रुकना है, मैं एंट क्या बोलते हैं जैसे, जूम हो जा, नहीं हो रहा है, क्या लिखा होगा यार यहाँ पे, एक सेकंड रुकना है। एटी को बोलते हैं क्या यार, मेरे दिमाग से निकल गया, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ। जूम होगा, हो गया। नहीं दिख रहा है ना, एस्टाटाइन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, एस्टाटाइन और फिर टेनेसियम। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूर के हैं, दूर की कौड़ी है ये तो ठीक है, ये आप याद कर लेना। लास्ट जो ग्रुप आता है वो आता है आपका नॉर्मल गैसेस का आता है, ठीक है ना, जिनका आप जानते हैं कि ऑक्टेन क्या होता है, फुल होता है, ठीक है ना, नॉन रिएक्टेंट होते हैं ये, ना ही आपका क्या करते हैं, डोनर होता है, और ना ही ये रिसीव करते हैं, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म्ड एज द रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होता है जब आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और ऑफ द ऑयल प्रेजेंट इन द फूड्स, तो आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो व्हेन फैट्स एंड द ऑयल्स, ठीक है ना, फैट्स इसमें फूड में होता है, फैट्स एंड द ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम रेंसाइड। रेंसाइड मतलब क्या होता है, आपके सड़ जाती हैं चीज़ें, एंड देयर स्मेल एंड द टेस्ट चेंज। Substances which prevent the oxidation, antioxidant are added to the foods containing fats and the oils. Manufacturer flush the wax of the chips with the gas such as the nitrogen भरी जाती है। आप जानते हैं जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं तो उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि बचे रहें वो किससे, आपका रेंसिडिटी से। तो लिखा हुआ है चिप्स फ्रॉम द गेटिंग द ऑक्सीडाइज कीपिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू द स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। तो ये देख लीजिए आपका जैसे टमाटर है तो धीरे धीरे सड़ता है, तो नॉर्मल सेल्स होती हैं, सेल्स अटैक्ड बाय द फ्री रेडिकल्स होते हैं जो बाहर बैक्टीरिया वगैरह होती हैं, आपकी फंगस वगैरह होती है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखने को मिलता है जिससे उसका चेंज हो जाता है स्वाद, तो ये होती है आपकी रेंसिडिटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिथेनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका जो आता है एल्कोहल में आता है, मिथेनॉल का फॉर्म होता है CH3OH। तो लिखा मिथेनॉल इज एग्जाम्पल ऑफ द एल्कोहल ग्रुप, दिस इज अ कंपाउंड दैट हैज द CH3OH फॉर्मूला। It acquired the name wood alcohol because once it was produced primarily through the destructive wood distillation. Methanol is developed mainly industrial through the hydrogenization of the carbon monoxide, CO से होता है, हाइड्रोजनाइजेशन किया जाता है। दिस लिक्विड इज एसिडिक, फ्लेमेबल एंड द कलरलेस एंड हैज अ डिस्टिंक्ट फ्रेगनेंस क्लोज दैट ऑफ द इथेनॉल ड्रिंकिंग एल्कोहल। तो ये इसे जो बोला जाता है कच्ची शराब भी बोला जाता है, कच्ची शराब। और इथेनॉल जो होती है आपकी, ठीक है ना, ये हो गया आपका मेथनॉल CH3OH का, और इथेनॉल का फॉर्म होता है C2H5OH। तो ये पक्की शराब होती है जो आपकी। बाकी कीटोन एल्डिहाइड एस्टर ग्रुप्स को यहाँ पे देख लेते हैं। एल्केन ग्रुप होता है इस तरीके से, CH3 होता है इसमें लगा हुआ। एल्केन में ये आपको दिख रहा होगा HHH। एल्किन में आपको H दिख रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन रिंग आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे C कनेक्ट करना होता है, यहाँ पे आप C कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर C कोई भी कार्बन चेन कनेक्ट कर सकते हैं। एमाइन ग्रुप ये हो गया आपका, एल्कोहल OH हो गया, यहाँ पे C लगा सकते हैं। ईथर में O होता है। एल्डिहाइड में आपका जो एल्डिहाइड नहीं, हेलाइड्स होते हैं, वहाँ पे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो हेलोजन्स आती हैं आपकी। थियोल में आपका इस तरीके से होता है, SH होता है। एल्डिहाइड में देखेंगे CHO होता है, यहाँ पे C डाल सकते हैं, CHO। और कीटोन में आपका O होता है, एस्टर में आपके डबल O होता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका OH होता है तो COH फॉर्मूला बन जाता है C के कनेक्ट करने से, और एमाइड में आपका O होता है, N होता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ द लिथियम? तो लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो वेरी करता है 6.9387 से लेकर 6.9959। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 0.941। अच्छा, बात करें तो एटॉमिक ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड द कमर्शियल लिथियम सोर्सेज वेरीज करता है। तो मैंने बताया इट हैज़ द एटॉमिक सिंबल, लिथियम का जो एटॉमिक सिंबल होता है Li होता है, और इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। द टोटल वेट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक वेट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो आपका जो होता है एटॉमिक वेट किस तरीके से निकाला जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को काउंट कर लेते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, लिखा हुआ है विद द लिटिल एक्स्ट्रा एडेड बाय द इलेक्ट्रॉन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द एटॉमिक मास हैज़ बीन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम्स ऑफ द आइसोटॉप कार्बन 12 एंड आइसोटॉप। अच्छा, एक कंपैरिजन इसी के साथ होता है आइसोटॉप कार्बन 12 के साथ, एंड आइसोटॉप इज वन ऑफ द 2 और द मोर स्पीसीज ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट दैट हैज द डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा, द एटॉमिक वेट ऑफ द हीलियम इज द 4.002602, द एवरेज दैट रिफ्लेक्ट द typical ratio of the natural abundance of the isotopes. Atomic weight is measured by the atomic mass units, also called the daltons. तो ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं जैसे कोई भी आपका एलिमेंट लिया तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसे Z से दिखाते हैं और उसका जो एटॉमिक मास होता है A से दिखाते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि Z जो दिखाता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और जितना आपके प्रोटॉन्स होंगे उतने आपके क्या होंगे, उतने ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ए जो होता है वो दिखाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो अगर मैं न्यूट्रॉन्स को निकालने की बात करूंगा तो जेड में से ए में से जेड घटा दूंगा, आपका न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कोई भी एन ले लिया, सोडियम ले लिया 1123, तो अगर मैं प्रोटॉन्स का काउंट बोलूँगा तो 11 होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बोलूँगा तो वो भी 11 होगा, और न्यूट्रॉन्स का काउंट बोलूँगा 23 में से 11 घटा के कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है लिथियम कंपाउंड्स आल्सो नोन एज द लिथियम सॉल्ट्स आर primarily used as the साइकेट्रिक मेडिकेशन में यूज होता है। इट अपेयर्स टू बी द सेफ टू यूज द वाइल द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। लिथियम सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड एज द मूड स्टेबलाइजर एंड द लिथियम इज यूज प्राइमरली बाय द बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो जो जिनका क्या होता है मूड बोल सकते हैं या जिन्हें साइकेट्रिक्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसे मेडिसिन के तौर पे दिया जाता है। इन द 19th century lithium was used in the people who had gout, epilepsy and the cancer. It is used for treatment of the mental disorder began in the 1948 by the John Cad in Australia. It is on the World Health Organization list of the essential medicine में से डाला हुआ है, तो ये जरूर याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कैल्शियम नाइट्राइट। तो कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम का लगभग कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है ना आपका एटॉमिक नंबर, तो और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 40.1 या 40 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नाइट्रोजन की अगर बात करें 714, तो इसका जो होता है वो 14 होता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ये होता है आपका कितना 816, तो 16 होता है। अब इसमें रख देना है, तो कैल्शियम सिंगल है तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40 रख देता हूँ मैं, और एन की वैल्यू कितनी रख देता हूँ 14, और बाहर से 2 है तो 14 नहीं 28, ठीक है। और प्लस होता है, ये इंटू नहीं होता प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस ही कर देता हूँ सीधे, यहाँ प्लस कर दिया 28 हो गया। और अगर ओ की बात करें 3 दूनी 6 तो 16, 16 6 96, तो टोटल कितना आ गया आपका ये 96 और 4 124, 124 124 और 40 164 के आसपास आ रहा आपका, तो आंसर कौन सा बनेगा ये वाला। नेक्स्ट चलते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द एल्कली मेटल्स। तो आपकी जो क्षारीय धातु है उनमें कौन सा है, तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है। आगे लिखा सोडियम इज द एम्पोटरिक इन नेचर, और एम्पोटरिक मतलब उभयधर्मी। लिथियम पॉजिटिव एक्सेप्शनली स्मॉल, और ऑल एल्कली मेटल्स गिव द ब्लू सॉल्यूशन इन द लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स किस में आते हैं आपके, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, और इनके जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही होता है। मतलब ये करते हैं आपका दान करते हैं, दान करते हैं मतलब डोनर्स होते हैं, और डोनर होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है एम पॉजिटिव टाइप का।
तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम इस लिस्ट में आते हैं एल्कली मेटल्स में। जैसे बोलते हैं नहीं बोलते हेलिना की रफ से फरियाद, तो इससे भी याद कर सकते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम 3, फिर 8 प्लस 8 होता है, फिर 8 होता है प्लस, फिर 8 18, फिर 18, फिर 32। तो आउटर मोस्ट जो होता है उसमें 1 होता है, तो ये डोनर होते हैं आपके और सारे के सारे मेटल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बाकी चीज़ें लिखी हुई थी तो मैं पढ़ लेता हूँ। लिथियम इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, रिड्यूस करता है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द लिथियम पॉजिटिव आयन। लिथियम हैज़ द हाइस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड द हाई रिड्यूसिंग पावर ऑन द कंबंशन ऑफ द एयर इन द एयर। इट मेनली गिव्स द मोनोक्साइड Li2O and the nitrides Li3N. Unlike the other alkali metals, the alkali metals are strong reducing agents, लिथियम बीइंग द मोस्ट अमंग देम। तो ये जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही थी। सोडियम इज द एम्पोट्रिक इन नेचर, नहीं होता, बेसिक होता है नेचर में, दोनों तरीके से बिहेव नहीं करता, ना ही बेसिक ना ही आपका कौन सा, ना ही वो एसिडिक एनवायरनमेंट, तो बेसिक होता है आपका, क्योंकि एल्कली मेटल आपका सोडियम। ऑक्साइड ऑफ द सोडियम आर द डिस्टिंक्टली बेसिक एंड सच एज नो एम्पोट्रिक कैरेक्टर। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा होता है फॉल्स हो गया, यही आंसर बनेगा वहाँ पे। लिथियम पॉजिटिव जो होता है साइज में छोटा होता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को बोल सकते हैं डोनेट कर लेता है, तो वो भी आपका सही है। और ऑल एल्कली मेटल्स गिव द ब्लू सॉल्यूशन व्हेन द ट्रीटेड इन द लिक्विड अमोनिया, तो ये भी कर लेते हैं। अच्छा, देख लीजिए ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो लिथियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यहाँ पे देख लीजिए एसिडिटी का पता करने के लिए जो आपका ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड में चेंज होता है, और बेसिडिटी को चेंज करने के लिए रेड जो होता है वो आपका ब्लू में चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द एल्कली मेटल गिव द ब्लू सॉल्यूशन विद द ट्रीटेड द लिक्विड अमोनिया। तो बिल्कुल सही, अमोनिया के साथ ही क्या करते हैं, आपका ब्लू कलर देते हैं, जबकि आपके एसिड जो होता है वो क्या कैसा कलर देता है, रेड कलर देते हैं। तो आपका होता है ना टेस्ट, कौन सा लिटमस पेपर टेस्ट होता है, तो उसमें पता लग जाता है। जैसे रेड लिटमस पेपर टेस्ट होता है, तो अगर वो रेड है तो अगर एसिड के साथ टेस्ट करेंगे तो उसका चेंज नहीं होगा कलर, हाँ, पर अगर उसका बोलते हैं अगर आपका बेस के साथ करेंगे, क्षार के साथ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का आपका किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा, ठीक है ना, जिन्हें एल्कली बोला जाता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड क्या कर देता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, जबकि एल्कली जो आपके एल्कलाइंस होंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, वो उसे चेंज नहीं करेगा। तो याद रखना कि एसिड में क्या होता है, ब्लू टू रेड चेंज होता है, और एल्कली में क्या होता है आपका, रेड टू ब्लू होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ इन द पीरियोडिक टेबल द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स। तो लिखा हुआ इंक्रीजेज ए फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आंसर है डिक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द इंक्रीजिंग ऑन द डिसेंडिंग अ ग्रुप। तो यहाँ से समझाता हूँ, ये आपकी क्या है, पीरियोडिक टेबल है, और ये आप फिगर याद रखना कि मैंने अभी बताया था पीरियड कितने आपके 7 हैं टोटल, तो 1 2 3 4, तो मतलब ये नीचे आपके पीरियड कौन से, एक ये हो गया बिल्कुल सीधे, 1 नीचे 2, फिर ये 3, फिर 4, मतलब इस तरफ पीरियड्स हो रहे हैं आपके, ठीक है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। अच्छा, वही बात करेंगे आपके ग्रुप की, तो ग्रुप कितने होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये कितने होते हैं टोटल, 18 होते हैं। तो नीचे की तरफ होते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और टोटल आपके एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 होते हैं। तो देखो लेफ्ट से राइट में जाने पे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी बढ़ती है। नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऊपर जाने पे बढ़ते हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आने पे बढ़ते हैं, और क्या बोलते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आने पे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस आपका नीचे जाने पे घटता है, और राइट से लेफ्ट जाने पे आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। आपका बॉटम से टॉप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको कुछ चीज़ें, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो आपने लिखनी है कि जो आपके क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, ये लिखते रहना आप, जो एल्कली मेटल्स होते हैं आपके, एल्कली होते हैं, एल्कली या फिर एल्कली मेटल्स बोल लीजिए, या फिर आपके जो अर्थ मेटल्स होते हैं, अर्थ एल्कली मेटल्स होते हैं, मेटल्स। तो ये कैसे होते हैं आपके ऑक्साइड्स, जो मेटल ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड होते हैं इनके ऑक्साइड्स, वो बेसिसिटी को शो करते हैं, मैंने बताया था
बेसिसिटी को शो करते हैं, बेसिडिटी। तो ये आप याद रख लेना पहली बात तो। दूसरा ये याद रखना है कि जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो नीचे वाले होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये दोनों, तो इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड। तीसरी चीज़, सेम ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं उनकी क्या होती है, सेम वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन भी सेम काउंट का होता है ऑटोमोस्ट में, और प्रॉपर्टी भी जो होती है, और खासकर कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, फिर आता है चौथा, रेडियो एक्टिविटी। जब कभी पूछी जाएगी रेडियो एक्टिविटी, तो ये स्टार्ट होती है आपकी, मतलब जब आपका क्या होता है, जो आपका बोलते हैं मेटल, जो आपका एलिमेंट होता है वो आपका कैसे होने लग जाता है, बोल सकते हैं आपका अनबैलेंस्ड होने लग जाता है। तो ये होने लग जाता है आपका जब बोल सकते हैं आफ्टर एटॉमिक नंबर जिसका 82 होता है। 82 किसका होता है तो मैं बता दूं, 82 किसका होता है, पीबी का होता है, आपका लेड का होता है। इसके बाद देखने को मिलता है मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, बिस्मथ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी रेडियो एक्टिविटी। दिखा देता हूँ मैं, ये आपका पीबी यहाँ पर कैसा होता है आपका, तो ये आपका पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल होती है और बगल में आपका बिस्मथ है। तो यहाँ से याद रखना 83 से आपका रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाता है। पॉलिनियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। तो ये भी याद रखना, रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने, दोनों की, उनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला है। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट आता है कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ना आपके, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो प्रिफर्ड होते हैं एज अ कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं केमिकल रिएक्शन में। वेजिटेबल ऑयल को, जैसे वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज करना है तो वो कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, जो हाइड्रोजनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि हाइस्ट जो आपका रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाइस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, वो होता है आपका फ्लोरीन। पेपर में पूछा जाएगा। और ये केवल वो तो किससे, देखो अब एक चीज़ याद रखना कि ये इतना खतरनाक आपका रिएक्ट करता है, ये किसके साथ भी कर देता है, जिनॉन के साथ भी कर सकता है। जिनॉन के साथ ये एक्सी जो आपका होता है Fe4, मतलब ये जिनॉन टेट्रा फ्लोराइड बनाता है, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करूंगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेटल, तो आ जाता है आपका फ्रेंशियम। कौन सा आ जाता है, फ्रेंशियम। तो ये याद रखना, नॉन मेटल बता दिया। अच्छा, हैवीएस्ट मेटल की बात की जाएगी, हैवीएस्ट मेटल की बात करेंगे तो वो ऑस्मियम है, ठीक है ना। फ्रेंशियम Fr फर्स्ट ग्रुप में आता है, फ्रेंशियम याद रखना, ऑस्मियम आ गया आपका, तो ये याद रख लेना। अच्छा, सेम मेटल जो होते हैं वो डायगोनल आपका क्या करते हैं, सेम मेटल्स हो गए आपके, वो डायगोनल रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल रिलेशन, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की अब अगर बात करूं तो पीरियोडिक टेबल की अगर प्रॉपर्टीज बताऊं तो अगर अप टू डाउन अगर जाए तो आयनाइजेशन जो होता है आपका, आयनाइजेशन तो एनर्जी जो होती है ये डिक्रीज होती है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी तो अब रिएक्टिविटी दो की है, नॉन मेटल्स और मेटल्स, तो ये डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज है, और इनकी इंक्रीज होती है। अच्छा, वैलेंसी देखें तो वैलेंसी क्या होती है आपकी, सेम रहती है, सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं अप टू डाउन जाने पे, और एटॉमिक रेडियस आपका क्या रहता है, इंक्रीज होता है। जगह होगी मेरे पास, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। एम्फोटेरिक जिसकी मैं बात कर रहा था, उभयधर्मी कौन होते हैं,
तो एक होता है एल्यूमिनियम, एक होता है आपका सिलिकॉन। तो ये याद रखना, ये एम्पोट्रिक ऑक्साइड बना सकते हैं आपके, एल्यूमिनियम हो गया और सिलिकॉन, ठीक है ना। अच्छा, फिर आता है अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या होता है, वैलेंसी होती है डिफरेंट हो जाती है और Al तक, एल्यूमिनियम तक इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इंक्रीज होता है, मेटालिक नेचर वो डिक्रीज होता है, आपको पता ही है लेफ्ट टू राइट जाने पे। एटॉमिक रेडियस ये भी डिक्रीज होता है, ये भी याद रख लीजिए। अच्छा, जो मेटल्स होते हैं वो बता दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग डोनर होते हैं जो खासकर जो फर्स्ट ग्रुप के आपके होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना। और नॉन मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग, अब देखो स्ट्रॉन्ग जो मेटल्स होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं क्योंकि वो डोनर होते हैं बहुत तगड़े, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। और स्ट्रॉन्ग रिसीवर जो होते हैं वो होते हैं आपके 17 ग्रुप के, तो ये थोड़ा याद कर लेना। अच्छा, रिएक्टिविटी क्या होती है, तो पहले डिक्रीज होती है, इसी का बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है और फिर इंक्रीज होती है तो याद कर लेना, बाकी चीज़ें तो समझा दी ना, हाँ ठीक है। अच्छा, अब देख लो, आगे पढ़ लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर तो देख लेते हैं, तो मेटल कौन है, सिल्वर, कॉपर, आयरन, मरकरी हो गई, नॉन मेटल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और मेटलॉइड बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम, याद कर लेना और बाकी प्रॉपर्टीज रट लेना। हार्ड सोप्स आर मेड ऑफ द, ये सोडियम के बनते हैं, सोडियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। अच्छा, सॉफ्ट जो होते हैं वो पोटेशियम से बनते हैं, नहाने के साबुन, KOH। तो लिखा हार्ड सॉप्स आर मेड यूजिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द हॉट प्रोसेस ऑफ द सल्फरिफिकेशन, याद रखना, इसको याद कर लेना। और इट इज़ द हॉट प्रोसेस, याद रखना। अब देखो हार्ड सॉप जो बनते हैं वो बनते हैं आपके हॉट प्रोसेस के थ्रू, हॉट ऑयल्स एंड द लाई ली जाती है कंबाइंड विद द इनिशिएटेड सोपेनिफिकेशन। सॉफ्ट सोप जो बनते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें कोल्ड प्रोसेस ली जाती है सोपेनिफिकेशन में, तो याद रख लेना। अच्छा, बात करें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो आपका इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, और ये एंटासिड में काम करता है। एंटासिड मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए, जैसे डाइजीन वगैरह होता है आपका। सोडियम कार्बोनेट जो होता है तो Na2CO3 ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है, तो अलग अलग आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोडियम इज केप्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, हाईली रिएक्टेंट होता है, एयर में तो रखते नहीं है क्योंकि हाईली रिएक्टेंट होता है, विस्फोट कर देगा, तो इसे रखा जाता है किसमें, कैरोसिन में। तो सोडियम कैन नॉट बी केप्ट इन द ओपन एयर बिकॉज it is a very reactive metal. It is kept in the open air, it will react with the moisture present in the air and result in the formation of the sodium hydroxide, क्या बना देगा, NaOH। For the reason it kept in the kerosene to prevent the contact with the oxygen and the moisture, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा देखिए, सोडियम तो ग्रुप ए में आता है, एल्कली मेटल से आपका, सॉफ्ट होता है, स्लेवरी वाइट मेटल है आपका, मोस्ट कॉमन एल्कली मेटल है, 6 मोस्ट अबंडेंट अर्थ मेटल है आपका, 2.8% ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इट ऑक्योर्स एविडेंटली इन द नेचर इन द कंपाउंड स्पेशली कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है। इट फॉर्म द मिनरल हैलाइट एंड द कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 80% ऑफ द डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सी वाटर, ठीक है। आप जानते हैं नमक बनता है तो इसी से बनता है, और जो सलाइन वाटर होता है आपका सागर से, उसमें काफ़ी हद तक पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो हेनरी मॉजले से पहले आपका न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, तो ऑल एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ द न्यूलैंड, तो ये गलत है। मुझे लगता है अब तक भी हमें पूरी तरीके से सारे एलिमेंट्स का पता नहीं है। हेनरी मॉजले ने 118 एलिमेंट्स खोजे थे, तो उस टाइम पे तो ये कम थे। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव इज द केमिस्ट्री द जनरलाइज मेड बाय द इंग्लिश केमिस्ट J.A.R. न्यूलैंड इन द 1865 दैट। अच्छा, शायद से हेनरी मॉजले जो थे वो 1887 के आसपास पैदा हुए थे, और 1915 के आसपास उनकी मौत हो गई थी, 27-28 साल की उम्र में, इतनी कम उम्र में। अच्छा, इफ़ द केमिकल एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, दोज विद द सिमिलर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्योर्स आफ्टर द ईच इंटरवल ऑफ द 7 एलिमेंट। तो वो बोल रहा है कि अगर इंक्रीज करे एटॉमिक वेट के हिसाब से, तो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम रहेंगी हर 7 एलिमेंट्स के बाद, ये बताता था ये। तो लिखा हुआ है द करेक्ट आंसर द ओनली 56 एलिमेंट वर नोन एट द टाइम ऑफ द न्यूलैंड, ठीक है भाई। तो पता लग गया कितने थे आपके 57 ही एलिमेंट्स पता थे। नेक्स्ट लिखा हुआ है
This is the limitation of the Daubeney classification in some triads. The arithmetic means of the atomic masses of the first and the third element did not match with the atomic mass of the second element. The triad जिसका बनता था आपका फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का. The rest two are the limitation of the Newland law of the octave. तो ये limitation बताता है कि इसका Newland law of the octave का. Other limitation of the Newland's law of octave is it was assumed by the Newland that there is only 56 elements in the nature. मैंने 56 ही लिखे ना, मैंने 57 लिख दिया यार यहाँ पे. 56 बाकी सब. इट वॉज एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट अप टू द कैल्शियम ओनली. सम सिमिलर एलिमेंट वॉज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द ईच अदर. ठीक है, जो मैंने बता ही रहा हूँ आपको. समटाइम टू फिट द एलिमेंट इन टू द टेबल ई कैप्ट टू एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट नेचर्स टुगेदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ. पहले लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग इज द हैविंग अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. बिल्कुल सही है. ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द कंट्रीब्यूटिंग द डेजर्टिफिकेशन. बिल्कुल सही है. मरुस्थलीकरण हो रहा है ऑफ द मोस्ट एरिड एरियाज ऑफ द प्लेनेट. ग्लोबल वार्मिंग इज इन्फ्लुएंशियल द प्लोरिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट इन्वेजिव वीड्स एंड द डिसीज दैट कैन इफेक्ट द क्रॉप्स. बिल्कुल सही है. तीनों सही है. तो ऑल द अबव सही हो जाएगा. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस वार्म द अर्थ सरफेस. नेचुरल है, ठीक है ना, पर ज़्यादा मात्रा में हो तो हीट लॉकिंग एजेंट आपका जो होता है CO2, अगर आप इसे बढ़ा दोगे तो मैंने कई बार बताया तो हीट लॉकिंग एजेंट होता है. अगर ये बढ़ गया तो टेरिटोरियल या टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है वो आपका बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी. पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट करती है. तो आपके जो कौन होंगे बोल सकते हैं, जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ से बर्फ़ पिघल जाएगी. पढ़ लेते फिलहाल. व्हेन द सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस एंड रेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द re-radiate by the greenhouse gases. The trapping of the heat is known as the greenhouse gas या greenhouse effect. ठीक है, तो लिखा हुआ है ह्यूमन एक्टिविटीज आर चेंजिंग अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट. बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक द कोल एंड द ऑयल पुट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द अवर एटमॉस्फेयर. द वाइड रेंज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ फॉलोइंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर फॉलोज. Thawing of the glacials masses, ठीक है, flooding of the islands and the coastal cities, increasing the intensity of the hurricanes, migration of the species, desertification of the fertile areas, soil degradation, impact of the on the agriculture and the livestock, food shortage and the spread of the disease in the pandemics. अच्छा यहाँ देखिए, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए हमने एक प्रोटोकॉल साइन किया था. उसका नाम था द क्योटो प्रोटोकॉल 2005 का. 192 कंट्रीज़ ने साइन किया है. तो जितना भी आपको ग्रीन में दिख रहा है वो साइंड एंड रेटिफाइड कर चुके हैं. अच्छा, जिन्होंने रेटिफाइड किया है पर विड्रॉ कर दिया था अपने आप को, उसमें USA था, ठीक है ना. और जिन्होंने साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया, साइन का मतलब होता है साइन तो मार दिया है, रेटिफिकेशन मतलब तो वहाँ की पार्लियामेंट ने क्या दी थी, मंजूरी दे दी हो. तो इसमें टारगेट क्या था, 5.2% से क्या करना है बाई 2012 रिलेटेड टू 1990. तो 1990 से लेके अगर 2012 तक क्या करना है, 5.2% से हमें CO2 क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है. कौन कौन से आती है, तो मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, CO2 आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है आपकी, उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ये 6 आपकी मेन ग्रीन हाउस गैसेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द फायरवर्क्स. तो ये फास्फोरस यूज होता है. फास्फोरस 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है आपका वाइट फास्फोरस, ठीक है ना, तो ये स्मोक बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाता है. एक होता है रेड फास्फोरस, ये माचिस में यूज़ किया जाता है. और जो मांझा होता है आपका चाइनीज़ मांझा, उसमें भी यूज़ किया जाता है. एक होता है ब्लैक फास्फोरस, तो ये याद कर लेना. तो लिखा हुआ है फास्फोरस एटॉमिक नंबर इज 15. फास्फोरस का वाइट फास्फोरस एंड द रेड फास्फोरस आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ द फास्फोरस. इट इज मोस्टली यूज्ड इन द प्लांट फर्टिलाइजर, फायरवर्क्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ETC. मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द दिस इज द सेफ्टी मैचेस, जो मैंने बताया माचिस में. मेटल तो याद रखना किसका रेड का है, और वाइट में होता है स्मोक बॉम्ब में. तो मेटल सॉल्ट कॉमनली यूज इन द फायरवर्क डिस्प्लेज इनटू द कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ETC. आगे लिखा हुआ है द ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस. अच्छा जो फास्फोरस में ग्रीन फ्लेम आती है वो बेरियम की वजह से आती है. ब्लू फ्लेम जो आती है कॉपर की वजह से आती है. ऑरेंज जो फ्लेम आती है, कैल्शियम लिख लेना, पेपर में पूछा जाता है. येलो फ्लेम जो आती है सोडियम की वजह से आता है. Lithium is used in the part of the red color to the fireworks. Sodium salt are not common in the firework due to their tendency to pick up moisture from the air. तो सोडियम इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था, एयर में क्या होता है, ये ब्लास्ट कर सकते हैं.
इसलिए इसे कैरोसिन में रखा जाता है, तो मॉइस्चर पिकअप कर लेते हैं फटाफट और NaOH बना देते हैं। कैल्शियम इज यूज टू डीपन द फायरवर्क्स कलर्स, कैल्शियम सॉल्ट्स प्रोड्यूस द ऑरेंज फायरवर्क्स, सल्फर इज फाउंड इन द फायरवर्क्स प्रोपेलेंट फ्यूल्स। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है, द इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स यूज्ड इन द मेटलर्जी कलेक्टिवली कॉल्ड द, तो उसे बोलते हैं गैंग। ये क्या होता है, स्लैग प्लस फ्लक्स होता है। और आप जानते हैं कोई भी अगर मेटल होती है तो वो ओर से निकलती है, और क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म में होती है। कोई भी मेटल अपने ऑक्साइड फॉर्म में होती है नेचर में। अच्छा लिखा, एन ओर इज द बॉडी ऑफ द रॉक दैट कंटेन द हाईली इनफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज। ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ via the mining and the treated by the extract valuable minerals from them. Sorry. अच्छा, नेक्स्ट लिखा स्लैग, तो स्लैग इज प्रोडक्ट ऑफ द फ्लक्स इम्प्योरिटी। स्लैग इज द वेस्ट मैटर सेपरेटेड फ्रॉम द मेटल ड्यूरिंग द smelting and the other metallurgic and the combustion processes from the impurities in the metals. The iron and the silica is an example of the slags that is removed during the copper and the lead smelting. In steel making furnace, during the separation of the molten steels from the impurities, produce the steel sludge. Sludge are divided into the part blast furnace slag and the metallurgic slag. आगे लिखा था, slag consists mostly of the mixed oxide on the elements such as the silicon, sulfur, phosphorus and the aluminum. Flux देख लें, there are the substances used to remove the impurities such as the slag in the metallurgic process. Common example of the silica, dolomite, lime, borax or fluorite. Gangue देख लेते हैं, can be described the unwanted or the worthless material impurities that surrounded an ore. Gangue is mixed with the minerals in the ores and the need to be separated. The separation of the gangue from the minerals is achieved by the mineral processing. Mineral processing is a complicated process and often dependent on the nature of the minerals. For example, fourth flotation method is used for the removing the gangues from the sulfide ores. The method employs a mixture of the water and the pine oil विच इज़ मेड ऑफ द फोर्थ इन द टैंक ऑफ द सेपरेट सल्फर। तो ये याद रखना कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड जो होता है वो इस्तेमाल होता है आपका गैंग को अलग करने से सल्फाइड ओर से। आगे लिखा हुआ, द इम्प्योरिटीज एसोसिएट विद द मिनरल्स यूज द मेटलर्जी कलेक्टिवली कॉल द गैंग। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। चार्ल्स लॉ इज, अब जानते हैं चार्ल्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है, आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो क्या होता है, 1784 में जैक्स चार्ल्स फॉर्मुलेटेड द चार्ल्स लॉ ऑफ वॉल्यूम जिसे बोलते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मासेस ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी के। तो इससे एक आपका क्या बनता है, वी अपॉन टी कांस्टेंट निकल जाता है, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 ये निकल जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना आप। और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या होता है, तो बॉयल्स लॉ होता है आपका क्या होता है, ये होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर पे ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कौन, वॉल्यूम जो होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन दिखाता है पी से। और एक होता है गेलूसैक, तो उसमें क्या होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो ये याद रखना। और जो आपकी क्या होती है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैसेस वेराइज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो तीन लॉ आपने याद रखना है कि पहला जो होता है आपका चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में आपका कौन सा होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दूसरा आपका बॉयल्स लॉ है, तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पी। तीसरा गेलूसैक लॉ होता है, वी आपका कांस्टेंट होता है और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये थी आपकी वीडियो। इस वीडियो को का लिंक मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, फेसबुक पे भी इसको शेयर मैं कर दूंगा। यूट्यूब में इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर लें। PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर दूंगा, हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।